नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। सिर्फ 10 से 12 मिनट में आपको मिलने वाला है इस वक्त दुनिया भर के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स का एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लोग पिक करने वाले हैं ऐसे इवेंट्स जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करते हैं। तो आप जानना चाहते हैं हर रोज ऐसे इवेंट्स जो आपके इनकम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स गिर सकते हैं आपके या बढ़ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि रोज़ आप अपडेटेड रहें। तो शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखिए। इंडिया में हम लोग यही कंप्लेन करते हैं ना कि यार इतनी बड़ी कंट्री है, 150 करोड़ लोग हैं, आज तक अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स में हमने कुछ कमाल नहीं दिखाया कि कोई जेट फाइटर बना दी या बहुत अच्छा आर्मी टैंक बनाया हो हमने या सबमरीन्स बनाए हो बहुत अच्छे। अब यहाँ पे लेकिन कॉम्पिटिशन चल रहा है नेक्स्ट जनरेशन जेट्स को बनाने का। तो ऑफ कोर्स तेजस हम लोग अभी यहाँ पे इंडिजिनसली हमने बनाया है, बट उसमें भी इंजन हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं, राइट? उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी कंपनी का होता है। तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी सारे बाहर से आते हैं, यूएस से, रशिया से एंड आप कह सकते हो कि डिज़ाइन वगैरह जो है यहाँ पे हमने खुद से इसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे एल&टी और बीईएल, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो एक तो प्राइवेट कंपनी है, कंग्लोमरेट, और एक गवर्नमेंट पीएसयू है। ये इम्पैक्ट है और ये बिड करना चाहते हैं फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे बात 2 चीज़ें हो गई, एक तो रिसर्च और एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इस वक़्त अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, एचएएल, जो पीएसयू है, वही ज़्यादातर डोमिनेट करता है, राइट? तेजस के ऑर्डर्स भी सारे उनके पास ही हैं और डिलेज़ भी आ रहे हैं, क्योंकि इतनी एक ही कंपनी अगर ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर पाएगी, तो कैसे हम अपने एयरफोर्स को सबसे पहले तो फुल्ली हम लोग कैपेबल बना पाएँगे और दूसरी कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते फिर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एचएएल, अडानी डिफेंस, महिंद्रा एरोस्पेस, कल्याणी डिफेंस, ये सारे अमंग बिडर्स हैं। तो न्यू दिल्ली में अगर आप देखोगे तो न्यूज़ आ रही है, इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर डिफेंस प्लेयर है लार्सन एंड टूब्रो। शायद आपको ना पता हो लेकिन इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस प्लेयर लार्सन लार्सन एंड टूब्रो है, एल&टी है, और इन्होंने अनाउंस किया है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टेट ओन्ड कंपनी के साथ जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये बिड करना चाहते हैं मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए टू मेक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स फॉर एयरफोर्स। तो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स बनाना चाहते हैं ये। जो कंसोर्टियम है ये पर्टिकुलरली यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे शो करने वाला है, और नोटिस इशूड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एडीए। तो कंपटीशन है यहाँ पे नेक्स्ट फाइटर जेट्स बनाने के लिए जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर आता है। तो एएमसीए प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्विटर पे कई दिनों से ट्रेंड कर रहा था एएमसीए प्रोग्राम, और कावेरी इंजन भी काफी ट्रेंड कर रहा था यहाँ पे नेशनली। अगर आप देखोगे हमारे सोशल मीडिया पे, तो ये वो प्रोग्राम्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे कावेरी का प्रोग्राम क्लोज कर दिया, क्योंकि हम लोग खुद से सक्सेसफुली वैसा इंजन नहीं बना पाए जैसा हम लोग चाहते थे, जो हमें कुछ एक्स्ट्रा एज दे मार्केट में, जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वो प्रोड्यूस करके तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हम बाय कर रहे हैं यूएस से, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक से, उतना कैपेबल इंजन भी अभी तक हम नहीं बना पाए हैं, और अभी हम बनाना चाहते हैं एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इस प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड है कि सेवरल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स रहने वाले हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने सबमिट किया है अपना एक लोन बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरर हमारी कंट्री में है एचएएल। तो ये अनलाइकली बिड करने अकेले बिड कर पाएगा ऐसा कहना तो बड़ा टफ ही है। तो ये अकेले बिड नहीं करने वाला है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स भी ये ढूंढेंगे। तो पार्टनरशिप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग किसके बीच में? पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बीच में और प्राइवेट कंपनीज के बीच में। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी और पार्टनरशिप्स भी है, जैसे कि बीएल, एल&टी, इन सबके साथ भी पार्टनरशिप्स है। तो ये लेवरेज करेंगे दोनों की कंपनीज के एक्सपर्टीज को। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो गया, फिर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स बनाना अलग चीज हो जाती है। तो काफी सारी कंपनीज लगती हैं एक प्रॉपर मैं कहूँगा जेट फाइटर को बनाने के लिए। और एल&टी बीएल तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है, इसमें भी काफ़ी मेजर एरोस्ट्रक्चर मॉड्यूल्स और मिशन क्रिटिकल एवियोनिक्स वगैरह प्रोवाइड किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इन्होंने ऐड किए हैं। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लीडर्स हैं इन आवर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, एंड कंबाइंड एफर्ट्स जो है यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करेगा इन बोल्स्टरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड एडवांसिंग सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पे एक हाई स्टेक बैटल चल रही है इंडिया के लिए, ठीक है? इट्स लाइक अ बैटल कि हम अपना फाइटर जेट खुद बना पाएँ इंडिया में, एंड कहीं न कहीं पब्लिक काफ़ी सपोर्ट करती है। पब्लिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि इंडिया खुद का अपना एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाए, जेट फाइटर बनाए, और इसे एक दिन एक्सपोर्ट भी कर पाए।
अगले आर्टिकल की बात करूँगा तो डिफेंस को तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और लोग डिफेंस में क्यों इतना बुलिश है, इसलिए समझ में आता है क्योंकि डिफेंस कहाँ यूएस में $800 बिलियन और $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाती है, का बजट है वहाँ पे, इतना खर्चा करते हैं लोग वहाँ पे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया में अगर आप देखोगे तो कुछ बिलियन डॉलर्स में ही हम खत्म हो जाते हैं। तो आगे फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और आर्म्स रेस इस वक़्त पूरी दुनिया में चल रही है। अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में इस टाइम पे आर्म्स रेस चल रही है। सबने अपने डिफेंस बजट को इस साल इंक्रीज किया है। तो कैबिनेट ने यहाँ पे क्लियर किया है ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और यहाँ पे हम लोग शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को अनाउंस किया है मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट फॉर इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। यहाँ पे 70,000 करोड़ का पैकेज है और बिल्ड एम किया गया है जहाँ पे इंडिजिनस शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज पे हम लोग इंडिजिनसली मतलब इंडिया में शिप बिल्डिंग प्रमोट करना चाहते हैं, कैपेबिलिटीज डेवलप करना चाहते हैं और प्लांट्स बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। तो मैरीटाइम रिफॉर्म्स पैकेज हम लेकर के आ रहे हैं जहां पे रिवाइटलाइज किया जाएगा इंडिया के शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम को, जो इंक्लूड करता है 24,736 करोड़ रिवैम्प्ड शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम। तो SBFAP ये स्कीम आई है, 25,000 करोड़ की मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड आया है एंड शिप बिल्डिंग क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है 20,000 करोड़ का। तो पैकेज इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे 4 पिलर अप्रोच है। सबसे पहले तो डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाओ, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब आपको लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए अगर तो वो आपको मिल जाएगा उसके लिए, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड डेवलपमेंट इसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए और टेक्निकल कैपेबिलिटीज स्किलिंग इम्प्रूव हो और हम लोग लीगल टैक्सेशन और पॉलिसी रिफॉर्म्स को भी इंप्लीमेंट कर पाए यहाँ पे, ये हमारा एम है। तो 4 मेन पिलर गवर्नमेंट ने यहाँ डिसाइड किए कि हम करेंगे और इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 4.5 ट्रिलियन रुपए रहेगी यहाँ पे और करीब 2,500 वेसल्स का आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहा गया है यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा इस पैकेज में जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है इसे एक्सटेंड किया जाएगा अंटिल 31 मार्च 2036 जहां पे कॉर्पस होगा 24,736 करोड़ का और ये इंसेंटिवाइज करेंगे शिप बिल्डिंग इन इंडिया जो इंक्लूड करता है शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट जहां पे एलोकेशन होगा 4,000 करोड़ का। सबसे पहला जो शिप बिल्डिंग असिस्टेंस प्रोग्राम है यहाँ पे लिटिल सक्सेस देखा गया और लिमिटेड ऑफटेक भी था, ठीक है। तो वेसल्स जो बिलो 100 करोड़ है उन्हें दिया जाएगा असिस्टेंस 15% का और जिनकी वैल्यू ज्यादा है 100 करोड़ से उन्हें 20% तक का सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो काफी सारे बेनिफिट्स, किस बेनिफिट्स में क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो पॉलिसी आ रही है। दूसरा फाइनेंसिंग, अगर आपको पैसे की जरूरत है शिप बिल्डिंग के लिए तो वहां मतलब काफी मदद की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसी तरीके से एक विजन डेवलप किया गया कि हमारा टारगेट ये है कि आप 2,500 वेसल्स प्रोड्यूस कर पाओ और 4.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट रखा गया है। इसी तरीके से 6,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे पुश कर रही है कि किसी तरीके से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे और हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए। हम बस चाहते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटीज है, जो इस वक्त मैं कहूँगा डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज है, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। इन टर्म्स ऑफ डिफेंस के बारे में हमने पढ़ा, इन टर्म्स ऑफ शिप बिल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? एंड इसके साथ-साथ हम लोग रेलवेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो रेलवेज़ में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ पे खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाह रहे हैं। और क्या-क्या चीज़ें हैं ऐसी, ये आप बताएँगे कि कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हम खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप करके इसका टेक्निकल नो हाउ लेकर आएँ और खुद ही मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी करें। तो ये हो गया है हमारा शिप बिल्डिंग और अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट के स्टॉक्स अगर आप देखोगे इस वीक काफ़ी नीचे आए हैं, ठीक है? 5 दिन में 5 से 6% हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स नीचे आते हुए नज़र आए, जहाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, फिनिक्स मिल्स, लोधा डेवलपर्स, ओबरॉय, ये सारी कंपनीज़ हैं जिसका लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लिस्ट में सबका नाम है। तो जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं ये इस हफ्ते गिर रहे हैं और थर्ड सेशन रहा है जब लगातार गिरे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि इनकी डिमांड जो है वो शायद थोड़ी स्लो हो सकती है, ठीक है? और रियल्टी इंडेक्स ड्रॉप हुआ 2%। तो 8 जो स्टॉक्स हैं आउट ऑफ 10 यहाँ पे गिरे हैं नीचे एंड रियल्टी स्टॉक्स यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं क्योंकि रनवे एक तो इनका रनवे बहुत अच्छा रहा है, ठीक है? काफ़ी अच्छी मूवमेंट रही है और जो डिमांड है रियल एस्टेट का वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा sluggish हो गया है। इस टाइम पे इंडिया में रियल एस्टेट डिमांड थोड़ा-सा स्लो हो गया है, जबकि सप्लाई अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो
यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 5 से 7% का जो डिक्लाइन है, इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता हो आ सकता है यहाँ पे 5 से 7% का डिक्लाइन। और जो प्रीमियम सेगमेंट है स्पेसिफिकली और जो न्यू लॉन्चेस हैं, ये लिमिटेड है क्योंकि लास्ट ईयर डिमांड बहुत ही ज़्यादा यूफोरिक था। मिड टियर रियल एस्टेट प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ पे भी बिज़नेस म्यूटेड रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नज़र नहीं आई है। तो जो निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स है, ये 350% बढ़ गया है पिछले 5 साल में। 5 साल का रिटर्न इंडेक्स का ही 350% है। 3.5 गुना 5 साल में आपको क्या चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी? शायद आप रियल एस्टेट कंपनीज़ में पैसा लगाते, तो आपके प्रॉपर्टी से ज़्यादा 5 साल में वो कंपनी के शेयर्स बढ़ गए हैं। कंपेयर टू जो 127% का गेन हमें निफ्टी में देखने को मिला। करीब 35% अगर आप देखोगे गेन्स आए हैं 2024 में और जहाँ पे निफ्टी 8.5 ऑलमोस्ट 9% बढ़ी है। तो जब ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, तो यहाँ पे पुल बैक है, सेलिंग प्रेशर है स्टॉक्स में एंड अनवाइंडिंग भी आई है पोज़ीशंस की। तो लास्ट पोज़ीशन अगर पास्ट मंथ में हम लोग देखें तो पास्ट मंथ में करीब 3% गिरा था रियल्टी इंडेक्स और इस महीने और ज़्यादा हमें गिरावट नज़र आ रही है। तो रीज़न क्या है? म्यूटेड डिमांड। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये है कि सप्लाई अच्छी खासी बढ़ गई है, उस हिसाब से डिमांड थोड़ा म्यूटेड रहने वाला है। बहुत कुछ खास डिमांड नहीं रहने वाला है, जैसा लास्ट ईयर हमें यूफोरिक डिमांड देखने को मिला था और इसी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है रियल एस्टेट सेक्टर्स में। तो जिसके पास भी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, एक बार ज़रूर डेटा को चेक किया करें कि किस हिसाब से फ्लैट सेल्स के डेटा आई हैं, किस हिसाब से बुकिंग हो रही है और बुकिंग कैसे ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, ठीक है, डिलीवरी में। ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सप्लाई और डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी वर्क करता है रियल एस्टेट में, जिस पर आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो आज आपके लिए बहुत ज़रूरी था एंड कल हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।